नमस्कार। विस्तार न्यूज के खास कार्यक्रम द टॉक टाइम में बहुत स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो कांग्रेस पार्टी के 3 बार के विधायक हैं, युवा नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब युवाओं को लगातार अवसर मिल रहा है और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार रही तो वो मंत्री भी रहे। आज तक कोई ऐसा विवाद नहीं है जो याद आता हो उनके नाम से जोड़ा जा सके। जब भी किया है उन्होंने, मंत्री रहते हुए भी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने किसानों के हित में कई काम किए और अभी विधानसभा में भी जनता की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। तो बहुत स्वागत करिए सचिन यादव जी, हमारे साथ। स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से 2023 में लाडली बहना का मास्टर स्ट्रोक आया और ऐसे में कांग्रेस का जो किला था वो पूरी तरह से ढहता चला गया, लेकिन आपने अपनी जो विधानसभा सीट है उसको बचा लिया। कैसे संभव हो पाया? तीसरी बार आप वहां से विधायक बने हैं। देखिए, जहां तक मेरी कसरावद विधानसभा की बात है, मैंने उस विधानसभा को कभी भी और वहां के लोगों को कभी एक मतदाता के रूप में नहीं देखा। मेरा सदैव से, चाहे वो पिताजी का समय हो, चाहे पिताजी के बाद जब मुझे पार्टी ने अवसर दिया, मुझे वहां से चुनाव लड़ने का अवसर मिला हो, हमने हमेशा एक परिवार के रूप में पूरी विधानसभा को देखा है। और सदैव यही प्रेम, यही स्नेह मुझे पहले भी मिला, आज भी मिला और लगातार मिलता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक ये जो पारिवारिक संबंध जो पिछले 30-40 वर्षों का बना हुआ है, और उन संबंधों को हम निभाने का जो भी काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग भी निभाने का काम करते हैं और हम लोग भी हमारे तरफ से उन संबंधों को निभाने का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपसी एक तालमेल है, ये आपसी जो व्यवहार है, संबंध है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मेरी जीत में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के लिए आपके परिवार ने ही बहुत काम किया है। सुभाष यादव जी को आज भी याद किया जाता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने कांग्रेस को स्थापित करने में उनकी बड़ा योगदान दिया। फिर आपके बड़े भाई अरुण यादव जी, वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कांग्रेस को बड़ी मजबूती प्रदान की। लेकिन 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और आपको मंत्री बनाया गया तो जिम्मेदारी आपको कृषि मंत्रालय की दी गई। कितना चैलेंजिंग देखते हैं और किस तरीके से फिर आपने 27 लाख किसानों का कर्जा भी माफ किया? कितना बड़ा चैलेंज था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को और तमाम हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा को इतनी महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी। और चूंकि इस विभाग को मेरे परिवार में, मेरे स्वर्गीय पिताजी ने भी इस विभाग को चलाने का काम किया। बड़े भाई आदरणीय अरुण यादव जी ने केंद्र में, वो भी कृषि राज्य मंत्री रहे। और हम लोग मूल रूप से एक किसान परिवार से, किसान पृष्ठभूमि से आते हैं और इसीलिए किसानों के जो दुख दर्द है, पीड़ा है, और स्वर्गीय पिताजी की जो पूरा उनका राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन रहा है, वो पूरा किसानों पर आधारित रहा है। तो इसलिए हमारा एक बड़ा निकट जुड़ाव किसानों से और किसान परिवारों से और कृषक साथियों से रहा है। और इसीलिए जब विभाग की जिम्मेदारी मिली, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आकांक्षाएं लोगों की लगी हुई थी। और हमारी सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना थी, ऋण माफी वाली योजना, उस योजना का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी मुझ पे और मेरे विभाग पे दी थी। तो हमने बखूबी, अल्प समय हमको मिला, लेकिन इस अल्प समय में भी हमने बड़ी तत्परता से और त्वरितता से हम लोगों ने उस महत्वपूर्ण एजेंडे को हमने लागू करने का काम किया। लगभग 27 लाख किसानों का ऋण माफी करने का काम हमने करा और बहुत सारे अनेकों निर्णय और फैसले हमने हमारे किसान हितों में लेने का काम हम उस दौरान हम लोगों ने किया। राहुल गांधी जी ने कहा था जब चुनाव के समय मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा था अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर कर्जा माफ हो जाएगा। और वो कर्जा माफ करने का आपने प्रयास भी किया। लेकिन आपके जो मुख्यमंत्री रहे उस समय कमलनाथ जी, वो लगातार कहते रहे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। जब कोई कुछ कहता था तो कहते थे खजाना खाली है। और हुआ ये कि किसानों के ही मुद्दे को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी से पलायन कर गए। देखिए, उस समय जो भी राजनीतिक घटनाक्रम घटा, वो सब लोगों ने देखा, हम सब ने देखा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आदरणीय राहुल गांधी जी की बात है, हमने और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने शपथ लेने के मात्र 2 घंटे के अंदर उस महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले के ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया। और उस दिन से हमारे ऋण माफी योजना की शुरुआत हम लोगों ने कर दी थी। और अल्प समय, मात्र 1.5 साल का समय हमको मिला। 1.5 साल में भी 4 महीने हमारे आचार संहिता और लोकसभा के चुनाव के कारण निकल गए।
तो कुल मिलाकर काम करने के लिए मात्र 12 महीने हम लोगों को मिले, और 12 महीने में 27 लाख किसानों का ऋण माफ करना मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम जो है हम लोगों ने उस दौरान करने का काम किया था। तो फिर सरकार क्यों गिरी? आपको क्या लगता है? आप तो सरकार के बहुत करीब थे, मुख्यमंत्री के करीब थे, परिस्थितियों के करीब थे, इतनी मुश्किल से सरकार बनती है, तो फिर वो सरकार आखिर क्यों गिरी? मैं किसकी चूक मानते हैं? नहीं, मैं देखिए, ये सरकार जो गिरी है, ये कुछ लोगों की निजी महत्वाकांक्षाएं था, या मैं समझता हूँ कि अति महत्वाकांक्षाएं जो थी, वो अति महत्वाकांक्षाएं जो है पूरी नहीं होती दिख रही थी, और इसीलिए एक सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि सरकार गिरने का कारण रहा है। और जो कारण बताए जा रहे थे सरकार छोड़ने का या सरकार गिराए जाने का, मैं सवाल आज मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज आप उस पार्टी में हैं, उस जगह पे बैठे हैं, आज आप महत्वपूर्ण ओहदों पे बैठे हुए हैं, और आपको अगर हमारी सरकार में आप कहते हैं कि किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ था, संविदा कर्मचारियों की बहाली या उनकी जो हितों की संरक्षण होना चाहिए वो नहीं हो पाया था, बहुत सारे अनेकों विषय आप लोगों ने उठाए थे। आप सरकार आपकी है, देश में भी सरकार आपकी, प्रदेश में भी सरकार आपकी है, तो फिर क्यों नहीं आपने किसानों का जो ऋण माफी का जो योजना थी उसको क्यों नहीं आपने आगे बढ़ाने का काम? तो इसका मतलब आपको किसानों से कोई मतलब नहीं था, आपको प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं था, आपको अपने स्वयं के राजनीतिक हितों को साधने का आपका उद्देश्य था, और इसीलिए आपने जो पूरी सरकार को गिराने का निर्णय और फैसला आपने लिया। तो व्यक्तिगत निजी स्वार्थ के लिए ज्योतिरादित्य ने सरकार गिराई, अपने सारे विधायकों को ले गए। मैं तो यही मानता हूं, और मैं क्या मानता हूं, आप पूरी प्रदेश की जनता ये देख रही है, जिन विषयों को आपने गिनाया, क्या आपने सरकार बनने दोबारा आप शीर्ष तल पे पहुंचे, शीर्ष जगह पर आप पहुंचे, क्या वो एजेंडे जो थे, वो मुद्दे थे, क्या मुद्दों को, उन विषयों को आपने पूरा करने का काम किया? ये कभी सवाल कभी जिक्र नहीं हुआ, कभी जिक्र नहीं हुआ आज तक। तो ये सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही, प्रदेश का अन्नदाता किसान पूछ रहा है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो जो मंत्रिमंडल था, जो कैबिनेट थे, उसमें कई आप जैसे युवाओं को मौका मिला था। उसमें उमंग सिंघार भी थे, जयवर्धन सिंह भी थे, आप भी थे, जीतू पटवारी भी थे। अब उन दोस्तों की कमी सदन में कितनी महसूस करते हैं? क्योंकि आपके साथ वहां पे अब जीतू पटवारी नहीं, हालांकि प्रदेश की जिम्मेदारी है उनके पास, सदन की जिम्मेदारी आपके साथ ही रहे उमंग सिंघार के पास है। इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप युवा के तौर पे? देखिए, आप कांग्रेस का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। अगर इस देश में युवाओं को अगर अवसर देने का काम किसी ने किया है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की है तो कांग्रेस पार्टी ने करी है। अगर देश की राजनीति में अगर युवाओं की सहभागिता बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आपको याद होगा राजीव गांधी जी का वो निर्णय, जिसमें उन्होंने मतदान की आयु सीमा 21 से कम करके 18 करने का काम किया। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा युवा आए और युवा अपनी ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ देश के उत्थान और कल्याण में अपनी भूमिका निभाने का काम करें। और आप देखें कि देश के इतिहास में मैं समझता हूं कि जहां तक मेरी समझ है या जहां तक मुझे याद है, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की मंत्रिमंडल के बाद आदरणीय कमलनाथ जी का जो मंत्रिमंडल है वो सबसे युवा मंत्रिमंडल पूरे देश में हमारा था, जहां हमारी मंत्रिमंडल की औसत आयु जो है 48 वर्ष थी। तो ये अपने आप में कांग्रेस की प्रतिबद्धता युवाओं के प्रति जो है उसको दर्शाता है। और जिस प्रकार से तमाम युवा साथियों को जो है मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया गया था, मैं एक ये महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस पार्टी का था, और सब युवा साथियों ने अपनी क्षमताओं से बढ़कर अपना प्रदर्शन करने का काम किया था। और उस 1.5 साल का जो कार्यकाल था, मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक दौर हमने उस 1.5 साल में हमने देखने का। एक दौर था जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में दिग्विजय सिंह हो, सुभाष यादव जी हो, ये सब बड़े नाम हुआ करते थे। दिग्विजय सिंह हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, माधवराव सिंधिया हो। अब दौर बदला है, जीतू पटवारी हैं, आप हैं, आप लोगों पे कई बार परिवारवाद का भी आरोप लगता है। लेकिन ये बात ठीक है कि जब 3-3 बार जनता आपको विधायक चुन रही है तो आपके कामों की वजह से है, क्योंकि लेगेसी के लिए कोई एक बार वोट कर सकता है, बार बार वोट नहीं करता, वो भी जब भारतीय जनता पार्टी की लहर हो। तो आपको लगता है कि जो पुराने नेता हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो कमलनाथ हो, वो इस नई पीढ़ी को कांग्रेस की आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें पुशअप करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन वरिष्ठ नेताओं ने हमेशा कांग्रेस की जो युवा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं, ये एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर भी है। आज जिस प्रकार से प्रदेश में हमारे युवा नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाने का काम किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने,
और जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ नेता है, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी हो, चाहे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, वो लगातार उनका जो मार्गदर्शन, उनका दिशा निर्देश, किस प्रकार से हम लोग पार्टी को भी और जनता की जो आवाज है, उस आवाज को भी हम लोग कैसे बेहतरी से उठा सकें, समय समय पर उनका मार्गदर्शन हम सभी युवा साथियों को मिलता रहता है। अब हमारे इस शो में सचिन जी, जब भी कोई भी नेता आता है, खासकर अगर कांग्रेस का जो भी विधायक आता है, मंत्री आता है, पूर्व मंत्री, हम उससे एक सवाल जरूर करते हैं कि आपकी सरकार कैसे बनेगी, और लगभग सारे लोगों का जवाब एक ही रहा कि कांग्रेस पार्टी जब एकजुट हो जाएगी उस दिन हमारी सरकार बन जाएगी। ये एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? कौन एकजुट नहीं होने दे रहा है इनको? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, है और हमेशा रहेगी। ये ज़रूर हो सकता है कि हम सबके कार्य करने की जो कार्यप्रणाली है, सबकी अलग-अलग होती है। हम सबका अलग-अलग स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग होता है। लेकिन हम सबका उद्देश्य, हम सबका मकसद प्रदेश की जनता का उत्थान, कल्याण, प्रदेश की जनता की सेवा करना, उसके बाद सरकार बनाना। ये हमारा सिर्फ सत्ता में बैठना हमारा उद्देश्य या लक्ष्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है प्रदेश का विकास हो, हमारा किसान आगे बढ़े, हमारा नौजवान आगे बढ़े, हमारी माता बहनों की सुरक्षा हो, हमारे प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है चाक चौबंद हो। ये हमारा उद्देश्य, ये हमारा लक्ष्य है। और जब इस लक्ष्य की दिशा में हम लोग इस लक्ष्य की पूर्ति में हम लोग काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार, प्रदेश की जनता हमको चाहेगी और प्रदेश की जनता हमको सरकार में आने का अवसर प्रदान करेगी। पीढ़ी परिवर्तन का समय चल रहा है, आप बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी एक बड़ा ही निर्णय लिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया 45 साल के नितिन नवीन को। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कुछ कदम उठाएगी? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से सदन में आक्रामक नजर आ रहे हैं, इस बार की तो पूरी जो बजट सत्र था लोकसभा का, उसमें छाए रहे राहुल गांधी। ठीक है, किसी ने गाहे बगाहे उन्हें उस बात को ठीक कहा, किसी ने गलत कहा, लेकिन नेता विपक्ष होने के नाते उन्होंने ठीक ठाक उनकी उपस्थिति रही। तो आपको लगता है कि ऐसे किसी बड़े परिवर्तन की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी में भी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन हमेशा, हर समय, हर दौर में होता रहा है। और मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का बहुत छोटा सा ही सिपाही हूँ। इस तरह के निर्णय और फैसले पार्टी के बड़े लीडरशिप जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो लोग इन विषयों पर बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं उस लेवल पे नहीं आया हूँ कि जहाँ पे मैं इस तरह की अपनी बातें जो है इस विषयों को लेकर रख सकता हूँ। लेकिन आप एक राजनीतिक घराने से हैं, और एक ऐसा घराना है जिसने जनता के बीच में अपनी अच्छी पैठ बनाई है। तो अपने पिताजी को कैसे याद करते हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो बचपन से देखा है, राजनीति के बदलते स्वरूप को भी देखा है, परिस्थितियां भी बदलते हुए देखे, नेताओं को भी बदलते हुए देखा, पार्टी को भी रंग बदलते हुए देखा। तो उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में पहले आपने देखी है, उसके हिस्सेदार रहे किसी ना किसी रूप में, और आज आप उसके सहभागी हैं, आप खुद भी कर रहे हैं। तो क्या, किस तरीके का अंतर देखते हैं? सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स लोगों के कैसे बदले हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हर दौर की राजनीति हो या चाहे हर दौर का सार्वजनिक जीवन हो, हर दौर के अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, हर समय, हर दौर की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। और आदमी का व्यवहार, आदमी का स्वभाव, जो परिस्थितियां हो, परिस्थितियों के अनुसार उसका व्यवहार और आचरण होता है। पिताजी का दौर एक अलग समय था, अलग दौर था। उस समय के जो नेतृत्व थे, उस टाइम की जो चुनौतियां थी, उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, वो अलग अलग परिस्थिति थी। आज हम जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, हम जिन परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं, जो जो चुनौतियां हमारे सामने, वो अलग चुनौतियां हैं। तो हर समय का एक अपना अपना दायरा होता है, एक अपना अपना समय होता है, और उस समय के अनुसार जो है लोगों को अपने आप को ढालना भी पड़ता है, और उसके उन परिस्थितियों के अनुसार अपना अनुसरण, अपना जनता के बीच में आप लोग जाते हैं, किस तरीके की आवाज आती है? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नजर नहीं आता जनता के बीच में, या फिर कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिससे अट्रैक्ट हो सके जनता? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज जिस प्रकार से आज हम लगातार जमीन पर, धरातल पर रह करके लगातार जनता के बीच में रहकर हम लोग काम करते हैं, और आज जनता निश्चित रूप से प्रदेश में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, चाहे कानून व्यवस्था की आप बात कर लें, चाहे आप युवाओं के रोजगार की आप बात कर लें, चाहे आप प्रदेश के अन्नदाताओं की, किसानों की आप बात कर लें, हर वर्ग जो है दुखी है, परेशान है, और कहीं ना कहीं समय का इंतजार कर रहा है। जब सही समय आएगा तो अपने वोट के माध्यम से परिवर्तन लाने का काम प्रदेश की जनता करेगी। कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, मैं कह रहा हूं 28-29 में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, तो सचिन यादव जी से अगर पूछा जाए कि सीएम फेस किसे बनाया जाए, तो सचिन यादव का भी नाम आता है उसमें जीतू पटवारी का भी नाम आता है, उमंग सिंघार का भी नाम आता है, जयवर्धन सिंह का भी नाम आता है।
तो कौन उनके फेवरेट होंगे, किसको वोट करेंगे वो? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अभी हम सब जितने भी साथी हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारा लक्ष्य अभी ये नहीं कि सीएम कौन बनेगा। अभी हमारा सबका लक्ष्य, हमारा सबका उद्देश्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और सरकार बन करके आज जिस प्रकार से हमारे तमाम वर्ग के लोग परेशान हो रहे हैं, आज जिस प्रकार से जो प्रदेश में कुप्रबंधन, वित्तीय कुप्रबंधन स्थापित है, उसका खामियाजा आज प्रदेश की आम जनता को उठाना पड़ रहा है। तो ये सारे विषयों को इसमें सुधार करने का काम हमको करना है। ये सारी जब चीजें होंगी तो निश्चित रूप से सरकार भी हमारी बनेगी और प्रदेश का जो नेतृत्व होगा वो भी सब साथी मिलकर के और हमारी शीर्ष नेतृत्व है, वो शीर्ष नेतृत्व इस पे निर्णय और फैसला करेगा। विपक्ष के नेता के तौर पर आपने 3 कार्यकाल देखे कांग्रेस के अलग अलग लोगों को। उमंग सिंघार बेहतर हैं या इससे पहले वाले बेहतर थे, या आप लोगों की कभी बात होती है कि किस तरीके से अब इस बार सदन में सत्ता पक्ष को घेरना है, किस तरीके से जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़नी है? भले ही संख्या बल आपका कम हो, लेकिन उस मजबूती से नजर आते हैं। देखिए मेरा हमेशा मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं किसी की तुलना करने में विश्वास नहीं करता। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर व्यक्ति के सामने उसकी परिस्थितियां होती है, हर व्यक्ति के सामने उसकी चुनौतियां होती हैं और परिस्थितियों चुनौतियों के अनुरूप जो है व्यक्ति अपना काम करता है। समय समय की मांग के अनुसार हर दौर में एक अलग चुनौतियां होती हैं, तो उसके अनुसार जो है व्यक्ति काम करता है। पूर्व में भी जो लोग रहे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और आज वर्तमान में हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी है, तो मुझे खुशी है कि मुझे बहुत करीबी से उनके साथ में काम करने का मौका मिल रहा है और जिस प्रकार से उनका आप एग्रेशन आप देख लें, जिस प्रकार से उनके आप व्यक्तित्व देख लें, उनका आप स्टेटमेंट्स देख लें, उनके जो राजनीतिक समझ है उसको आप देख लें, तो ये सारी चीजें उनमें हैं और वो कहीं ना कहीं उनको एक एडेड एडवांटेज उनको देता है। राजनीतिक चर्चाएं बहुत हो गई, कुछ व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। बड़े भाई हैं आपके अरुण यादव, काफी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, मुख्य धारा से थोड़ा सा अलग नजर आ रहे हैं इस समय। कांग्रेस ने कोई बड़ी जिम्मेदारी या इस तरीके से राजनीतिक निर्णय जो है वो आप कैसे लेते हैं? उसमें आपकी मदद कौन, आपके बड़े भाई करते हैं या कोई अन्य साथी हैं जो राजनीतिक निर्णय लेने में? देखिए राजनीति में एक व्यक्ति काम नहीं करता, एक टीम काम करती है, एक समूह काम करता है और निश्चित रूप से आदरणीय बड़े भाई बहुत अनुभवी भी हैं और प्रदेश और देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है और समय समय पर जब इस तरह की कोई राजनीतिक विषय आता है, कोई राजनीतिक बात होती है, तो निश्चित रूप से हम लोग बैठ करके उस पर विचार विमर्श होता है और जो सकारात्मक चीजें होती हैं उनको हम लोग ग्रहण करते हैं और फिर आगे की रणनीति बनाने का काम करते हैं हम लोग। पिताजी का कोई सिद्धांत जो वो आपको दे के गए हों, कोई ऐसा मूल मंत्र कि भैया सचिन ऐसा है, राजनीति जो है आने वाले समय में ऐसे ऐसे बदलेगी, लेकिन आपको ऐसे रहना है, वो कोई सिद्धांत, वो कोई सूत्र जो आपको वो दे के गए हों, जो हमेशा आपकी विकट परिस्थितियों में काम आता है, वो सूत्र? देखिए मैं पिताजी का एक बात हमेशा अपने जहन में रखता हूँ और उसको मैंने अपना एक सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन में उसका अपना मूल मंत्र बना दिया है। स्वर्गीय पिताजी हमेशा कहते थे कि कभी भी चाहे आप सत्ता में हो या सत्ता में नहीं हो, आपका जो व्यवहार, आपका आचरण है वो हमेशा एक समान होना चाहिए। आप राजनीति में किसी दिन आप बिल्कुल शीर्ष पर होंगे और किसी दिन आप बिल्कुल धरातल पे पहुंच जाएंगे। तो आप जब शीर्ष पे हो तब भी आपका व्यवहार वैसे ही होना चाहिए, जब आप जमीन पे हो तब भी आपका व्यवहार वैसे होना चाहिए। तो उस सिद्धांत को मैं हमेशा याद रखता हूं, मैं उसको हमेशा उसका अनुसरण करने का काम करता हूं। हमेशा कहते हैं कि सत्ता को कभी अपने सर पे मत चढ़ने देना। जिस दिन भी आपने सत्ता को अगर अपने सर पे चढ़ने दिया, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन पे विराम जो है उस दिन से लगना शुरू हो जाए। नहीं, वो तो आपसे बात करके आपकी सहजता बता रही है कि जिसके पिताजी इतने बड़े कद के नेता रहे हों, जिसके बड़े भाई केंद्रीय मंत्री रहे हों, प्रदेश अध्यक्ष रहे हों और स्वयं भी वो मंत्री रहे हों, तो जिस सहजता से आप सवालों का जवाब दे रहे हैं उससे समझ में आता है कि जीवन में परिवारवाद को अगर राजनीति में सिर्फ आने का माध्यम बताया जाता है तो संस्कार भी साथ ही साथ आते हैं और वो संस्कार कहीं ना कहीं काम आते हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी में क्या ऐसे परिवर्तन है जो समय रहते कर लिए जाएं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में फतह हो सकती है? देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी में चाहे संगठन की हम बात कर ले, संगठन के में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। अभी हमारे संगठन स्तर पे अभी हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ है जिसमें नए सिरे से सारे पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्ति होने का काम हुआ है। उसके बाद अगले चरण में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्ति होने जा रही है।
उसके बाद हमारे मंडलम में हमारी नियुक्तियां होने जा रही है, पंचायत स्तर पे जो है हमारी कमेटियां बनने का काम होने वाला है, उसके बाद बूथ स्तर पर भी कार्रवाई होगी। तो लगातार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, वो भी लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के निर्देश अनुसार लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अल्प समय में हम लोग संगठन की जो भी छोटी मोटी कमियां होंगी वो कमियों को हम दूर करेंगे और एक मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाने का और का काम हम आने वाले समय में। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक नेताओं से आपकी मित्रता है? कौन है सबसे अच्छा मित्र आपका? नहीं, बहुत सारे साथी हैं विधानसभा के अंदर भी, जो हमारे सदन के साथी हैं वो भी हमारे मित्र हैं, सदन के बाहर भी हमारे बहुत सारे साथी हैं और होना भी चाहिए, मित्रता होनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि राजनीति में अगर हम आप अपने अलग अलग दलों में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के शत्रु हैं या एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम लोग हमारी विचारधारा अलग हो सकते हैं, हमारे सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, हमारी मंजिल सबकी एक है। मंजिल मध्य प्रदेश का विकास हो, यहाँ की जनता का विकास हो, ये हम सबका उद्देश्य मकसद है, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो मेरी लगभग सभी जो हमारे विपक्ष के हमारे जो साथी लोग हैं उनसे अच्छी मित्रता है और हमारा जब भी हम सदन के अंदर इकट्ठे होते हैं तो बड़ा एक अच्छा वातावरण हमारे बीच में रहता है। शौक किस तरीके का रखते हैं आप? किस तरीके के शौक हैं? फिल्में देखना, घूमना फिरना, किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ गपशप, किस तरीके के शौक हैं ये भी? नहीं, देखिए, मैं शुरू में जब मैं स्कूल में था तो मैं अपनी स्कूल टीम को रिप्रेजेंट करता था एज अ कैप्टन में। खेल में रुचि है क्रिकेट मतलब? में खेला में, और काफी समय तक मैं, जब हम स्कूल में होते तो मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ। तो हम लोग जब बोर्डिंग में होते तो स्कूल में तो खेलते ही खेलते थे, लेकिन जब बोर्डिंग में छुट्टियां होती थी और छुट्टियों में जब हम गाँव जाते थे तो गाँव की भी हमने एक हमारी क्रिकेट की टीम बना रखी थी और आसपास के गाँव के जो क्रिकेट टीमें होती थी उनके साथ में हमारे लगातार मैचेस और टूर्नामेंट्स होते रहते। रात्रिकालीन टूर्नामेंट में भी बढ़ चढ़ कर हमने हिस्सा लेने का काम किया। बचपन से ही घुड़सवारी का बड़ा शौक रहा है। घर में दादाजी के समय से ही घोड़ा रहता था, तो उसी से हमारा घर में घुड़सवारी का शौक भी रहा है। तो इस तरह की चीजें, पिक्चरें देखना, ये सब सारा तो अभी समय निकाल लेते हैं कुछ उसके लिए? और हाँ, समय का अभाव जरूर रहता है क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, सार्वजनिक रूप की जिम्मेदारियां भी हैं, फिर एज अ विधायक सदन की भी एक हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें अपने जो परिवार को समय देना, अपने जो शौक हैं उनको पूरा करना, ये। तो श्रीमती जी हाउसवाइफ हैं या फिर वो वर्किंग में हैं या आपकी राजनीति में हाथ बटाती हैं? नहीं, श्रीमती जी मेरी हाउसवाइफ हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में भी वो मेरी मदद करती हैं। प्रचार के दौरान बड़े अहम भूमिका निभाने का काम वो करती हैं। किस चीज का सिलेक्शन आपके लिए वो करती है? कपड़ों का करती हैं, घड़ियों का करती हैं, जूते का करती हैं, पहनावे में किस तरीके का, कहाँ दखल रहता है उनका और आप पसंद करते हैं कि भाई मेरे पहनावे में ठीक लग रहा हूं मैं? क्या उनका नाम लेके आप पूछते होंगे ठीक लग रहा हूं? नहीं, मैं ऐसे में जब भी कोई अटायर सिलेक्ट करना होता, नई वेशभूषा वगैरह सिलेक्ट करनी होती, तो निश्चित रूप से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका उसके अंदर रहती है। नहीं, नेताओं के ड्रेस पे बड़ी बात होती है। जैसे देखिए आप उमंग सिंगार जी काफी ड्रेसिंग आदमी हैं। आप नरोत्तम जी की बात होती है, जब सदन में आते थे उनके ड्रेसिंग सेंस की बात होती है। जीतू पटवारी जी के ड्रेसिंग सेंस की बात होती है, आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस की बात, सबका अपना अपना वो है। आपको किस नेता का ड्रेसिंग सेंस सबसे ज्यादा पसंद है? अरे भैया गजब, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है, हाँ भैया ठीक है। नहीं, कोई भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, भाजपा नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सभी लोग जो है, जब सार्वजनिक जीवन पर एक होता है ना जिसकी चर्चा अपने घर से बाहर निकलता है तो हर आदमी की प्रयास रहता है कि वो अच्छे से अच्छा उसका पहनावा हो, क्योंकि आप पब्लिक को फेस करने वाले हैं। तो हर व्यक्ति का प्रयास होता है कि वो अच्छे से अच्छा दिखने का प्रयास करे, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने का वो प्रयास हो जो उसके ऊपर सूट करता हो। तो मुझे लगता है सभी लोग अच्छी तरह से ड्रेसअप होने की कोशिश करते हैं, प्रयास। सचिन जी, मेरा आखिरी सवाल यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य आप देखते हैं, और एक दो ऐसी वजह बताइए कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। देखिए, मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी का बहुत उज्जवल भविष्य है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता पुनः कांग्रेस पार्टी को अवसर देगी, मौका देगी। और जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जो वातावरण हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में जो सबसे बड़ा समूह है हमारा, किसानों का समूह है, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी जो लगातार जो अनदेखी होती जा रही, चाहे वो पूर्व का कार्यकाल हो, चाहे वर्तमान कार्यकाल हो, एक आक्रोश जो है निश्चित रूप से धरातल पे पनप रहा है।
और समय का इंतजार हो रहा है। जब हम्म। समय आएगा तो मत के रूप में अपना निर्णय और फैसला प्रदेश की जनता सुनाएगी। लेकिन लाडली बहना जो है बहुत बड़ा फैक्टर रहा बीते चुनाव में, और अभी भी आप लोग ये मान के तो नहीं बैठे हैं कि लाडली बहना की राशि आने वाले चुनाव के पहले बढ़ा दी जाएगी और फिर वो मास्टर स्ट्रोक का काम करेगी? देखिए, आप सिर्फ एक योजना से प्रदेश का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। लाडली बहना के कारण प्रदेश में अन्य जो विकास कार्य हैं, प्रभावित हो रहे अन्य हैं। विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। हम्म, आज अगर हम पंचायतों में जाते हैं तो हमारा जो किसान है, अन्नदाता है, हम्म, वो अन्नदाता अपने खेतों में पहुँच के रास्ते जो हैं, उन हम्म, रास्तों की बात करता है, हम्म, अपने रोजगार की बात करता है। तो कहीं न कहीं सिर्फ एक योजना से अन्य जो योजनाएँ हैं, उन अन्य योजनाएँ जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी हैं और कहीं न कहीं ये चीज़ें लोगों की समझ में आ रही है। हम्म, और आने वाले समय में लोग अपना पूर्ण विकास चाहते हैं हम्म, और पूर्ण विकास चाहते हैं। आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लाडली बहनाओं को पैसा दे करके सरकार ने बाकी जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनकी ज़िम्मेदारियों से सरकार ने अपना हाथ उठा लिया है। या यूँ कहें कि सरकार ये कह रही है कि हमने आपको पैसे दे दिए, अब आप जानो, आपका काम जाने। बाकी जो भी विकास कार्य होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, बिजली का विस्तार होना है, अन्य जितने भी काम होते हैं, मूलभूत सुविधाओं का काम होता है, वो अब आपको खुद को देखना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भाव जो है आज ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरे प्रदेश में लोगों के मन में ये सवाल कर रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से, और जनता ही जनार्दन है, वही तय करेगी किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में आएगा। बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए सचिन जी। तो ये सचिन यादव जी थे जो कि विधायक हैं, और देखिए पिताजी के बताए हुए जो सूत्र थे, जो सिद्धांत हैं, वो भी आज काम आ रहे हैं। निश्चित रूप से इन्होंने राजनीति का पीक भी देखा, पिताजी का देखा, बड़े भाई का देखा, स्वयं भी मंत्री रहे, विधायक रहे, लेकिन निश्चित रूप से वो जो सूत्र है वो आज भी काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जिस तरह से कांग्रेस अपनी युवाओं की टीम बना रही है, पीढ़ी परिवर्तन का समय भी आ रहा है, और जिस तरीके से प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो ऐसा इनका दावा भी है कि हम सब एक मिलके, क्योंकि जनता को भी समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उसकी उपेक्षा हो रही है, कई योजनाएं हैं जो बंद होने की कगार में, उन तमाम चीजों का इनको फायदा मिलेगा। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनेगी और ताज किसके सर सजेगा। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ आपको कराएंगे रूबरू। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। नमस्कार।